क्या किसी राज्य में एक साथ दो मुख्यमंत्री हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि नहीं। संवैधानिक रूप से भी एक राज्य में एक समय में एक ही मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन अपने देश में एक बार ऐसा भी हुआ है जब एक सूबे में एक साथ दो लोग मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, वो भी देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में। ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, सिर्फ 23 साल पुराना वाकया है। तो चलिए शुरू से आपको बताते हैं। ये 1998 का साल था और फरवरी का महीना था। देश में 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव चल रहे थे और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी थी, लेकिन एक आदमी अपनी मुहिम में लगा हुआ था। वो संवैधानिक पद पर बैठे बैठे खुद सियासी शतरंज की बिसात पर प्यादा बन रहा था, वो भी उसी शहर में जहां से भंग लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली के खिलाफ चुनावी मैदान पे ताल ठोक रहे थे। संवैधानिक पद पर बैठे उस आदमी का नाम था रोमेश भंडारी। भंडारी उस वक्त उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे और लखनऊ का विशाल राजभवन उनका आशियाना हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर चुनाव हो चुका था, जबकि कई सीटों पर 22 फरवरी को वोटिंग होनी थी। 22 फरवरी को होने वाली वोटिंग में यूपी के कई बड़े नामों मसलन लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी और मुजफ्फर अली, संभल से तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव, बागपत से भारतीय किसान कामगार पार्टी के अजीत सिंह की सियासी किस्मत का फैसला होना था। लेकिन असल सियासत तो एक दिन पहले लखनऊ में हो रही थी। उस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह चुनाव प्रचार के सिलसिले में गोरखपुर में थे, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन उसी दरमियान एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के मुखातिब थी बसपा की उपाध्यक्ष मायावती पत्रकारों के सामने दावा कर रही थी, मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर का चुनाव हो चुका है और अब मैं अपना पूरा ध्यान कल्याण सिंह सरकार के खात्मे पर लगाऊंगी, जिसने 5 महीने पहले मेरी पार्टी को गलत तरीके से तोड़कर अपना बहुमत हासिल किया है। इसके बाद लगभग 2 बजे मायावती अपनी पार्टी बसपा के विधायकों, अजीत सिंह की किसान कामगार पार्टी के विधायकों, जनता दल के विधायकों और सरकार का समर्थन कर रहे लोकतांत्रिक कांग्रेस के विधायकों के साथ राजभवन चली गई। राजभवन पहुंचकर उन्होंने कल्याण सिंह सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और लोकतांत्रिक कांग्रेस के विधायक जगदंबिका पाल को आगे कर दिया और राज्यपाल रोमेश भंडारी से कहा, इन्हें यहां उपस्थित सभी दलों के विधायकों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए आप कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाइए। इसके थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का भी बयान आ गया कि हमारी पार्टी ने भी जगदंबिका पाल का समर्थन करने का फैसला किया है। थोड़ी देर बाद उनकी पार्टी की ओर से पाल के समर्थन की चिट्ठी राजभवन पहुंच भी गई। इधर गोरखपुर में जैसे ही ये खबर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मिली, तब वे आनन फानन में लखनऊ पहुंचे और सीधे राजभवन पहुंचे। राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल रोमेश भंडारी से बहुमत सिद्ध करने का समय देने को कहा। उन्होंने बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के जजमेंट का हवाला भी दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुमत का फैसला सदन में ही होगा। लेकिन भंडारी ने कल्याण सिंह की इस मांग को अनसुना कर दिया। फिर 21 फरवरी की रात 10:16 पर वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और जगदंबिका पाल को आनन फानन में यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। उनके साथ साथ 4 और मंत्रियों नरेश अग्रवाल, राजाराम पांडे, बच्चा पाठक और हरिशंकर तिवारी को भी मंत्री बनाया गया। लोकतांत्रिक कांग्रेस के अध्यक्ष और कल्याण सिंह सरकार में बिजली मंत्री रहे नरेश अग्रवाल को उप मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान राजभवन से लेकर शपथ लेने वाले लोग इतनी हड़बड़ी में थे कि शपथ ग्रहण के बाद रस्मी तौर पर होने वाला राष्ट्रगान भी नहीं हुआ। राजभवन में हुई महज 10 मिनट की कार्यवाही में देश के सबसे बड़े सूबे का निजाम बदल गया था। 22 फरवरी 1998 को लखनऊ समेत यूपी के कई संसदीय क्षेत्रों की में वोटिंग हो रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लखनऊ में अपना वोट डाला, लेकिन वोट डालने के बाद स्टेट गेस्ट हाउस में वे राज्यपाल रोमेश भंडारी के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। उधर दिल्ली में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को पत्र लिखकर लखनऊ के घटनाक्रम और उसमें रोमेश भंडारी की भूमिका पर असंतोष जाहिर किया। लेकिन असल ड्रामा तो लखनऊ के सचिवालय में हो रहा था। सुबह सुबह सचिवालय में स्थित मुख्यमंत्री के चैम्बर में जगदंबिका पाल जाकर जम गए। वहीं दूसरी तरफ बर्खास्त मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी सचिवालय पहुंच गए, लेकिन उनके सचिवालय पहुंचने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस वक्त संवैधानिक रूप से जगदंबिका पाल ही मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कल्याण सिंह कैंप ने हार मान ली थी।
उन्हें अभी भी एक रास्ता दिख रहा था और वो रास्ता था न्यायपालिका का रास्ता। 22 फरवरी को हुई कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह गौड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि राज्यपाल रोमेश भंडारी के एक्शन को असंवैधानिक करार दिया जाए और कल्याण सिंह सरकार को बहाल कर दिया जाए। उनकी याचिका पर 23 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जगदंबिका पाल की सरकार को अवैध करार दे दिया और साथ ही कल्याण सिंह सरकार को बहाल करने का आदेश भी दे दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन इतने भर से कल्याण सिंह को वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलनी थी, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बारी थी जगदंबिका पाल की। वे सुप्रीम कोर्ट गए भी, लेकिन इसी दरमियान उन्हें एक बड़ा झटका लग चुका था। उप मुख्यमंत्री नरेश अग्रवाल और मंत्री हरिशंकर तिवारी समेत लोकतांत्रिक कांग्रेस के अधिकांश विधायक वापस कल्याण सिंह कैंप में लौट चुके थे। मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल की तो हालत ऐसी हो गई थी कि सचिवालय भवन में सीएम की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद उन्हें पानी मांगने पर 1 घंटे बाद पानी का गिलास मुहैया करवाया जाता था। साथ ही नाश्ता मांगने पर दोबारा पानी का गिलास सामने रख दिया जाता था। दरअसल 23 फरवरी को हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सचिवालय का एक अदना कर्मचारी भी उन्हें सीएम मानने को तैयार नहीं था। 23 फरवरी की शाम एक दफा ऐसा भी हुआ कि जब जगदंबिका पाल ने सचिवालय के स्टाफ से नाश्ता मांगा तो उन्हें बहुत थोड़ा सा बिस्कुट वगैरह मुहैया करवाया गया और जब पाल ने इस पर सवाल किए तो उनके स्टाफ ने कहा, साहब कल्याण सिंह का जो नाश्ता बचा था वही आपको दिया हूं। तो ये हालत हो गई थी मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल की। लेकिन खैर 24 मार्च को उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अजीब स्थिति थी। एक तरफ राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल का फैसला तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट का जजमेंट, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कस्टोडियन की अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए बीच का रास्ता निकाला और कहा, अगले 48 घंटे के भीतर विधानसभा में कैमरे की निगरानी में कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होगा और उसमें जो जीतेगा उसे मुख्यमंत्री माना जाएगा। तब तक के लिए दोनों जगदंबिका पाल और कल्याण सिंह के साथ मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार किया जाएगा, लेकिन कोई भी नीतिगत फैसला कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के बाद ही होगा। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का मतलब यह है कि दोनों मुख्यमंत्री एक साथ विश्वास प्रस्ताव रखेंगे और उस पर एक साथ वोटिंग होगी। वोटिंग में जिसके साथ ज्यादा विधायक होंगे उसे वोटिंग का नतीजा घोषित होने के समय से मुख्यमंत्री मान लिया जाएगा, जबकि हारने वाले के मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी वोटिंग के नतीजे के साथ ही खारिज हो जाएगी। 26 मई की सुबह विधानसभा में कंपोजिट फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई। देश विदेश की मीडिया की मौजूदगी में विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 16 कैमरे लगाए गए थे और बेहद शांतिपूर्वक तरीके से कार्यवाही चल रही थी। लेकिन सबसे मजेदार सीन तो विधानसभा के अंदर की सीटिंग अरेंजमेंट का था। विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी के दोनों तरफ 2 कुर्सियां लगाई गई थी और उन पर दोनों मुख्यमंत्रियों को बिठाया गया था। शाम के वक्त 425 सदस्यों की विधानसभा में जब कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का नतीजा आया तब मुख्यमंत्री पद पर जगदंबिका पाल की दावेदारी खत्म हो चुकी थी। 225 विधायकों ने कल्याण सिंह के पक्ष में जबकि 196 विधायकों ने जगदंबिका पाल के पक्ष में वोट किया था। विधानसभा की कुछ सीटें खाली थी। बसपा के सदस्यों ने जब अपनी पार्टी के कुछ विधायकों को गलत तरीके से तोड़े जाने का आरोप लगाकर और उनके वोट रद्द करने की मांग की, तब अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी ने 12 बसपा विधायकों के वोट रद्द कर दिए। लेकिन तब भी कल्याण सिंह के पक्ष में 213 विधायक थे, जो जगदंबिका पाल के समर्थक विधायकों की कुल संख्या से तब भी ज्यादा थे। इस प्रकार न्यायालय के हस्तक्षेप से पूरे 5 दिन चले इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ था। इस घटनाक्रम के कुछ ही हफ्तों के बाद लोकसभा चुनाव का नतीजा आ गया। इस चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ बहुमत के काफी करीब पहुंच गई थी। 16 मार्च 1998 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया और उधर लखनऊ में राज्यपाल रोमेश भंडारी ने दीवार पर लिखी इबारत को बांटने में तनिक भी देर नहीं की और उसी शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें लग गया था कि अब तो भाजपा सरकार उन्हें राज्यपाल पद से हटाएगी ही, इसलिए बेहतर है कि पहले ही कुर्सी से हट लिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर हमने बात की बीबीसी के लखनऊ संवाददाता रहे रामदत्त त्रिपाठी से। रामदत्त त्रिपाठी के अनुसार उस वक्त रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव मैनपुरी की अपनी सीट छोड़कर संभल से चुनाव लड़ रहे थे, जहां उनका मुकाबला भाजपा के मजबूत माने जाने कैंडिडेट डीपी यादव से हो रहा था। 22 फरवरी को वहां चुनाव होना था और वे बेहद कड़े मुकाबले में फंसे थे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि प्रदेश में कल्याण सिंह की भाजपा सरकार रहते वहां चुनाव हो। रही बात मायावती की, तो उनकी कल्याण सिंह से खुन्नस स्वाभाविक थी। 5 महीने पहले ही उनकी पार्टी बसपा को तोड़कर कल्याण सिंह ने अपना बहुमत साबित किया था। वैसे इस पूरे मामले पर रोमेश भंडारी ने अपनी किताब में काफी कुछ लिखा है।
रामदत्त त्रिपाठी के कहने पर हमने रोमेश भंडारी की किताब एज आई सॉ इट माई डेज इन उत्तर प्रदेश राजभवन के पन्ने उघाड़े। इसमें उन्होंने लिखा है, उस मामले में मैं क्या करता, मेरे सामने जो दस्तावेज पेश किए गए मैंने उन पर भरोसा कर उनके मुताबिक काम किया। जगदम्बिका पाल मामले में सबसे होशियार आदमी नरेश अग्रवाल थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पिताजी हरदोई से कांग्रेस के कैंडिडेट थे और उन्होंने अपने बेटे नरेश को पार्टी सिंबल के लिए पार्टी आलाकमान के पास भेजा। तब नरेश ने आलाकमान के पास जाकर कहा था कि मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और मुझसे चुनाव लड़ने को कहा है, इसलिए मेरे नाम पर सिंबल इशू कर दिया जाए। जब तक ये बात उनके पिता को पता चलती तब तक नरेश अग्रवाल नामांकन दाखिल कर चुके थे। इसलिए जो आदमी अपने पिता का ना हुआ वो जगदम्बिका पाल का ही क्यों होगा, किसी का नहीं हो सकता था। पाल की सरकार नरेश अग्रवाल के पाला बदलने से ही गिरी थी। आखिर में बात जगदम्बिका पाल की, कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है। आज जगदम्बिका पाल उसी भारतीय जनता पार्टी में है जिसकी सरकार गिरा कर वे मुख्यमंत्री बने थे। पिछले 2 चुनाव से वे उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हैं। आपके लिए किस्सा लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।